हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीएनएस की सीरीज में हम ये जो है 5th वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आपको अभी तक जो प्रीवियस वीडियोज हैं उससे काफ़ी सारा बेनिफिट मिला होगा एंड आप बीएनएस की जर्नी में अच्छे से आईपीसी के साथ इसको कंपेयर करते हुए समझ रहे होंगे। अगर प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। विदाउट डिले हम आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एक्ट नंबर, मैंने आपको कहा था कि हर क्लास में जब हम इसको करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक्ट नंबर 45, 25 दिसंबर 2023 और 1 जुलाई 2024, दो आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। इनएक्टमेंट इन्फोर्समेंट डेट। आपका सब्सटेंटिव एक्ट है। टोटल 358 सेक्शंस हैं, 20 चैप्टर्स में डिवाइड्स है। ठीक है, जो चैप्टर 1 है ये आपका डील करता है प्रिलिमिनरी पोर्शन में, जहां पे आपने सेक्शन 1 में पढ़ा जुरिडिक्शन कैसे होगा। जुरिडिक्शन के बारे में वहां पढ़ते हैं आप। सेक्शन 2 में आपने डेफिनेशंस पढ़ी 2:1 से लेकर के 2:39 तक, और सारी डेफिनेशंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो नंबर 4 है उसमें इनको कवर किया था। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है तो क्राइम किसके द्वारा किया जाता है। क्राइम के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे पहला, देयर शुड बी ह्यूमन बीइंग। किसी ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। उसके बाद उसके द्वारा कुछ एक्ट किया जाना चाहिए, एक्टस रियस जिसको हम बोलते हैं, है ना। एक्टस रियस होना चाहिए ना। उसके बाद उसमें कुछ इंजरी होनी चाहिए, और जो एक्टस रियस है ये आपका क्या होना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति अपराध कैसे कर सकता है, या तो इस मान लीजिए ये मिस्टर ऑफेंडर है, या तो अपराध ये खुद से करे, भाई डॉन अकेला ही काम करेगा, किसी का भी साथ नहीं लेगा। ठीक है, ये पिस्टल है इसकी, खुद खुद से डॉन डॉन अकेला काम करता है। या डॉन का क्या है, अपना गैंग है, कई लोग मिलके एक साथ काम करते हैं। या फिर ये किसी थर्ड पार्टी को क्या करता है, सुपारी दे देता है ना, भाई हायर कर लेता है, यानी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाता है। थर्ड पार्टी से सुपारी से नहीं होता है, समझा नहीं। थर्ड पार्टी से कैसे हो सकता है, इसने किसी को इंस्टिगेट कर दिया, किसी को इंटेंशनल एड कर दी, यानी कि अबैटमेंट, है ना, है कि नहीं। या फिर हार्बर, ये भागने के बाद किसी को सपोर्ट करता है, शेल्टर देता है, ये सब देता है। चार तरीके हैं किसी के किसी अपराध में शामिल होने के। और इसी शामिल होने के लिए सेक्शन 3 जो बात करता है वो बात करता है आपकी ज्वाइंट लाइबिलिटी की। ज्वाइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब आप आईपीसी पढ़ते थे तो आपने सेक्शन 34 सब ने पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। और इसी सेक्शन को कहा जाता था कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन, और यहां पे हम पढ़ते थे ज्वाइंट लाइबिलिटी, रीड विद, जहां पे आप सेक्शन 149 पढ़ते थे। तो जो आईपीसी के अंदर 34 से लेके 38 तक ज्वाइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, अब उन सब चीजों को यहां सेक्शन 3 में डाल दिया गया है। सबसे पहले सेक्शन 3 जो सब सेक्शन 1 है, ये क्या इन्वो करता है, ये आईपीसी में एक सेक्शन था हमारा, सेक्शन 6, जो क्या कहता था कि भैया जितने भी इस संहिता में, वहां पे कोड था, या क्या लिखा गया है, संहिता। थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन है किसी भी अपराध की, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलुस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन, जो इलुस्ट्रेशन दे रखे हैं वो भी, कोई डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस भी है, और जो पेनल प्रोविजन है, shall be understood subject to exceptions। पहले जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में पढ़ते थे, अभी मैं बीएनएस की ही बात कर लेता हूं क्योंकि वो आपको याद रहना जरूरी है। तो जो चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे आगे जाके, सेक्शन नंबर 14 से लेकर के 44 तक, ये जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। मुख्य जो अपवाद है आपके, जहां पे आपका भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा, मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, आपका इंसेनिटी हो गया है, आपका डॉली इन कैपेक्स, माइनर 7 से 12 कम का अपराध, और 7 से 12 के बच्चे द्वारा किए गए अपराध, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कंसेंट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन में आती है। तो ये कह रहा है कि भैया इस पूरी संहिता में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उनको समझा जाएगा इस चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, यानी कि चैप्टर 3 को इन्वोक करता है सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1। इलस्ट्रेशन देखिए, दिस सेक्शन इन दिस संहिता विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस
दैट चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस। मान लीजिए आप मर्डर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर पढ़ रहे हैं, 109 बीएनएस की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो भैया यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो अगर कोई अपराध करता है तो उसको हम किसमें लेंगे, अपराध की श्रेणी में नहीं मानेंगे, उसके ऊपर डॉली इन कैपेक्स, ठीक है, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years कैन नॉट कमिट एनी ऑफेंस, ये लिखा नहीं है। लेकिन वो जो डेफिनेशन है मर्डर की या अटेम्प्ट टू मर्डर की, दोज शुड बी अंडरस्टूड इन रिस्पेक्ट इन द लाइट ऑफ जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 3। अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैज कमिटेड मर्डर। अब एक पुलिस अधिकारी है ए, ये जेड को अरेस्ट करने जाता है कि जो कौन है, मर्डरर है। अब ये देखो, अब ये वहां पे गया, अब यहां ये जेड को, मान लीजिए इसने जेड को बिना वारंट के अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन इसने गलत बंदे को अरेस्ट कर लिया, तो मिस्टेक को फैक्ट हो गया, यहाँ पे इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के चार्ज में पुलिस अधिकारी को नहीं लिया जाएगा। सो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 डील्स विद द सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पिनल कोड व्हिच इन्वोक्स द चैप्टर ऑफ जनरल एक्सेप्शन, और जनरल एक्सेप्शन बीएनएस में आता है चैप्टर 3 फ्रॉम सेक्शन 14 टू 44। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा ये तो वही है हमारा, चलिए कोई नहीं, सेक्शन 2 यहाँ पे लिखा है, चलिए ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, कोई नहीं। अब सेक्शन सब सेक्शन 2 क्या कहता है, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इन द कंफर्मिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन। अभी इन द कंफर्मिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन कहाँ दिया गया था, कहीं पढ़ा था आपने ये आईपीसी में, कहीं पे पढ़ा था? आप सेक्शन 7 पढ़ते थे, आपको ध्यान होगा आईपीसी का, जहां सेंस ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पढ़ते थे। तो इट इज टॉकिंग अबाउट सेंस ऑफ एक्सप्रेशन की भैया जो एक्सप्रेस एक बार एक पार्ट में हो गया है वो पूरी संहिता में वही समझा जाएगा। सो दिस जो ऊपर वाला पोर्शन है सेक्शन 1, ये सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी है, और जो ये है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, ये सेक्शन 7 ऑफ आईपीसी है। क्लियर? अब आती है इंपॉर्टेंट चीज जहां हम बात करते हैं ज्वाइंट लाइबिलिटी की। ज्वाइंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भैया जब कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अपराध करता है, अकेला करेगा तो बात ही नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपके पास मल्टीपल लोग होते हैं और ये छोटे छोटे एक्ट करते हैं, मान लीजिए भाई ये कार में बाहर वेट कर रहा था, इसने गोली चलाई, इसने गेट पे गार्ड किया। आपको पोस्ट मास्टर केस याद हो गया होगा, वीरेंद्र कुमार घोष वाला, है ना, जिसको पोस्ट मास्टर केस कहते थे हम, आईपीसी में आपने बहुत बार पढ़ा है। तो इन सबके डिफरेंट डिफरेंट एक्ट हैं। तो क्या जिसने सिर्फ गोली मारी, क्या उसी को हम, जिसने हिट किया उसको, क्या सिर्फ उसी को मर्डर के लिए पनिश करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ द ईच इंडिविजुअल। सो फॉर दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी कम्स। नाउ इसको पढ़ लेते हैं एक बार 3 को। इस 3 जो है आपका सेक्शन 27 है। When the property is in possession of a person, spouse, clerk, servant, भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति की गाड़ी है, वो उसकी वाइफ चला रही है, उसका ड्राइवर चला रहा है, उसका सर्वेंट क्लर्क चला रहा है, तो भी यही माना जाएगा कि वो उसी व्यक्ति की ही प्रॉपर्टी है। और ये मैटर नहीं करता कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो भाई परमानेंट है या टेम्परेरी है। चलिए ये सेक्शन 27 ऑफ आईपीसी हो गया। In every part of Sanhita except where the contrary intention appears, the context words which refers to act done also include the illegal omission. Section number 32 of IPC. अभी आपने एक्ट की डेफिनेशन कहाँ पढ़ी? 2(1) में। ओमिशन की कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ी? आप पढ़ चुके हैं 225 में, पढ़ चुके हो ना सारी चीजें। अब ये कह रहा है कि भैया जो इलीगल ओमिशन है दैट आल्सो इंक्लूड्स दी विद द एक्ट्स। कल्पेबल ओमिशन की हम यहाँ बात कर चुके हैं, सेक्शन 32 आईपीसी से कुछ डिटो लिख दिया गया है। अब आता सबसे इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 5, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 34 कॉमन इंटेंशन ऑफ आईपीसी। सबसे पहले तो इसको एक चीज याद रखिए, यहां पे लिख लीजिए अपनी बुक में कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 इज अ रूल ऑफ एविडेंस। ये रूल ऑफ एविडेंस है, ये अपने आप में अपराध नहीं है, अपने आप में अपराध नहीं है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध में सम्मिलित पाए जाते हैं, ठीक है,
तो उनके आशय के एक ही आशय के साथ, तो उनको इसमें 34 में बुक करते थे, अभी 305 में बुक करेंगे। अब जो सेक्शन 34 है ये कहता है कि जब कोई भी कॉमन इंटेंशन के साथ, जब आईपीसी में पढ़ते थे ना, तो जो इन दी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन है, ये ओरिजिनल आईपीसी में नहीं था। इसको 1870 आईपीसी कब बनी थी? आईपीसी बनी थी आपकी 1860 में, और 1870 में इसको इतने पोर्शन, वो जो यहां से यहां पोर्शन है ना, इसको ऐड किया गया था। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई आपको? और यहां पे क्या है कि भाई उन लोगों का कोई प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन जो 34 था कॉमन इंटेंशन, सॉरी 305 जो है, अभी 34 भूल जाइए, अभी 305 को पढ़ेंगे हम। 3 सब सेक्शन 5 क्या कहता है? कॉमन इंटेंशन की बात करता है। कॉमन इंटेंशन के इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। इसके इंग्रेडिएंट लिखवा रहा हूं मैं। कोई एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, ये क्रिमिनल एक्ट एक से ज्यादा व्यक्ति ने किया हो। देयर शुड बी सम क्रिमिनल एक्ट शुड बी डन बाय मोर देन वन पर्सन। ठीक है, एंड द क्रिमिनल एक्ट इज डन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ऑफ देम। सबका इंटेंशन होना चाहिए उसमें, है ना? और उनमें जो पार्टिसिपेशन होगा उसमें कुछ ना कुछ उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो डू अंडरस्टूड? सो यहाँ पे उनकी प्रेजेंस चाहिए, और जरूरी नहीं है कि वो पहले से अरेंज हो। मान लीजिए मिस्टर ए को मारने मिस्टर बी पहुंचा और मिस्टर सी भी पहुंचा, या आंखों आंखों दोनों का प्लान बना कि ठीक है मार देते हैं मिलके, तो भैया एक्ट होने से पहले देयर इज अ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, लेकिन मिस्टर बी ने आके इसको मारा, इधर से गोली, उधर से सी ने आगे भी गोली मार दी, एक साथ गोली मार दी दोनों ने। ये दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं थे, इनकी कॉमन इंटेंशन नहीं थी, तो इट इज नॉन एज सिमिलर इंटेंशन। सेक्शन 35 of old IPC and section subsection 6. Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with the criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins the act in with such knowledge or intention is liable for the such act. अभी यहाँ पे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन नहीं है सबसेक्शन 6 में। ठीक है, तो जो आपका 305 था इसको लिख लीजिए, आईपीसी का सेक्शन 34। कॉमन इंटेंशन है, बिल्कुल अलग से बात करने की जरूरत है, इसके आगे कॉमन इंटेंशन लिख लीजिएगा। 306 है, ये आपका आईपीसी सेक्शन 35 है, और इसके आगे सिमिलर इंटेंशन लिखिएगा। इसका जब हम एक थ्योरी स्टार्ट करेंगे पनिशमेंट के चैप्टर के बाद, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सबसेक्शन 7 पे। सबसेक्शन 7 किसकी बात करता है कि वेन एवर द कॉजिंग सर्टेन इफेक्ट or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense. It is to be understood that causing to that effect partly by an act and partly by omission. अब मान लीजिए क्या है, ये मिस्टर ए है, अब भैया ये कहीं पे जेल में बंद था। एग्जाम्पल देखिए, यहीं पे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ए इंटेंशनली कॉज दैट डेथ, एक तो क्या उसको खाना नहीं देता और एक उसको मारता है। एक व्यक्ति अपनी वाइफ को घर में बंद रखता है, उसे एक तो खाना नहीं देता है, ऊपर से उसे पीटता भी है। खाना देना उसके लिए लीगली बाउंड है, ये तो क्या हो गया, इलीगल ओमिशन है। खाना नहीं देना, मेंटेन करना वाइफ को उसको लीगली, और दूसरा उसको पीट भी रहा है, ये उसका एक्ट है। तो एक्ट और इलीगल ओमिशन दोनों, पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय लीगल ओमिशन, इस बेचारी की डेथ कॉज हो जाती है। तो यहाँ पे जब भी कोई ऐसा इफेक्ट आएगा तो भैया क्या है, वो यही माना जाएगा कि भैया तुमने मर्डर ही किया है। चाहे तुम बोलोगे सर मैंने तो थप्पड़ मारा तो उसमें मर गई, तो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, आप उसको उसमें कैसे ले जाओगे मर्डर में? नहीं भैया, तुम्हारी इलीगल ओमिशन और एक्ट दोनों मिलकर जो चीज बनाएंगे तभी वो ऑफेंस डिसाइड होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 36 ऑफ इंडियन पीनल कोड। हर स्क्रीन में लिख लिया रो, रेफर आईपीसी सेक्शन 36 ऐसे। अब आते हैं सब सेक्शन 8 पे। सबसेक्शन 8 क्या कहता है कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperates in the commission of offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense. अब यहाँ पे क्या होता है कि दो लोग मिलकर एक अपराध करते हैं, ए और बी जो है ये अलग अलग तरीके से जेड का मर्डर प्लान करते हैं।
ठीक है। अब ये कहता है कि कुछ उसके खाने में हल्का सा पॉइजन मैं मिलाता रहूंगा, हल्के से तुम मिलाते रहना, और जेड की डेथ हो जाती है। तो भैया इन दोनों ने कॉपरेशन से काम किया है और यही समझा जाएगा कि उन्होंने वो अपराध किया है। क्लियर है, ये माना जाएगा कि अपराध किया है इन लोगों ने। तो ये आईपीसी का कौन सा सेक्शन आता है? कॉपरेशन वाला, कॉपरेशन 37, कॉपरेशन के द्वारा किया गया अपराध। इलस्ट्रेशन एक बार इसके जरूर पढ़ लेना, ये इलस्ट्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। जेलर वाला खासकर ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं इसके सब सेक्शन 9 के ऊपर। सब सेक्शन 9 क्या कहता है यहाँ पे? देखिए सब सेक्शन 9, where several persons are engaged or concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offense by means of that act। अगर किसी अपराध में एक से ज्यादा लोग सम्मिलित हैं तो भैया क्या वो कॉमन इंटेंशन से हैं, क्या वो सिमिलर इंटेंशन से हैं, तो भैया वो अलग अलग एक्ट के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे ए अटैक जेड अंडर दी सच सर्कमस्टांसेस टू गिव ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट his killing of Jad would be only culpable homicide, not amounting to murder. B having ill will towards Jad and intending to kill him। अभी ए ने जेड को भाई क्या उसको सडन प्रोवोकेशन देते, तो जब ग्रेव प्रोवोकेशन हो जाता है तो मर्डर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कल्पेबल होमिसाइड में। पढ़ा ना ये हमने आईपीसी में, पहले यहां भी पढ़ेंगे, चिंता ना करो। लेकिन बी को ये पता था कि जेड को अगर वो यहाँ पे मारेगा तो जेड की डेथ कॉज हो सकती है, और वो जेड को क्या कर देता है? जेड उसको ए को प्रोवोक कर देता है। यहाँ पे ए और बी दोनों इंगेज हैं, दोनों भाई मर्डर किसने किया? ए ने मारा, बी ने उसको क्या किया? इंस्टिगेट किया, ग्रेव प्रोवोकेशन दिलाया उसको। तो बी जो है उसको पता था, ही हैज नॉलेज दैट कि यहां मारने से मर जाएगा, ए को नहीं पता था। तो ए जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा और जो बी होगा वो मर्डर के लिए होगा। बी इज गिल्टी फॉर मर्डर, ए इज फॉर कल्पेबल होमिसाइड। यानी कि एक ही एक्ट में दोनों इन्वॉल्व हैं बट दोनों की अलग अलग सजा भी हो सकती है। यही आपका सेक्शन 3 का सब सेक्शन 9 कह रहा है। क्लियर? आईपीसी का सेक्शन लिख लीजिए इसके आगे रेफर में 38। तो 34 से 38 आपने यहाँ पे देखा। आज पनिशमेंट के चैप्टर पे नहीं जाएंगे, पनिशमेंट का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। जो आपकी लाइबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 से लेकर के 3 के सब सेक्शन 9 तक, ये 34 से 38 आईपीसी ही है। और इसके ऊपर एक अलग से 1 घंटे का लेक्चर कम से कम बनेगा, सो दैट कि केस लॉ यहाँ से बहुत आते हैं। 3 और 5 जो कॉमन इंटेंशन है, 34 वाला इट्स अ रूल ऑफ एविडेंस, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अभी आप एक बेसिक स्केलेटन के तौर पे इसको याद कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे चैप्टर 2 पनिशमेंट्स को हम डील करेंगे, और पनिशमेंट उसमें खत्म हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट जनरल एक्सेप्शन पे चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।